ओपिनियन जेस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद जरूरी और सच कहूं तो काफी संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास है भारत का कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट। हाँ, एक्ट का टेक्स्ट। और साथ ही इससे जुड़े कुछ जो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं FAQs, वो दस्तावेज भी है जी। तो आज हमारा मकसद है इस कानून की जो मोटी मोटी बातें हैं उनको समझना, जैसे कि यौन उत्पीड़न असल में है क्या, शिकायत करनी हो तो कैसे, कहाँ करें और इसे रोकने के लिए वर्क प्लेस पर क्या इंतजाम होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये कानून, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब इसका आधार क्या है? देखिए, इसका आधार बहुत मजबूत है। ये सीधे सीधे महिलाओं के जो मौलिक अधिकार है ना, उनसे जुड़ा है। अच्छा। जैसे समानता का अधिकार मतलब आर्टिकल 14-15, फिर सम्मान के साथ जीने का अधिकार वो आर्टिकल 21 है, और कोई भी प्रोफेशन या काम करने की आजादी। हाँ बिल्कुल। अगर आपका वर्क प्लेस ही सेफ नहीं है तो ये अधिकार तो मतलब बेकार हो जाते हैं, एक तरह से इनका उल्लंघन होता है। सही बात है। और हाँ, ये भारत की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जैसे CEDAW, उनको भी पूरा करता है, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने का लक्ष्य। तो ये तो हुई आधार की बात। अब कानून खुद यौन उत्पीड़न को कैसे डिफाइन करता है, क्या क्या आता है इसके दायरे में? परिभाषा काफी विस्तृत है। सेक्शन 2N में दी गई है। इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं जैसे अनचाहा फिजिकल कांटेक्ट या एडवांस करना, अच्छा, सेक्सुअल फेवर मांगना या रिक्वेस्ट करना, हाँ, सेक्सुअल कलर वाली टिप्पणियां करना मतलब डबल मीनिंग बातें, हाँ, पोर्नोग्राफी दिखाना, या इसी तरह का कोई भी अनचाहा शारीरिक या जुबानी या नॉन वर्बल बर्ताव जो सेक्सुअल नेचर का हो। काफी कुछ कवर होता है इसमें। हाँ, और इतना ही नहीं, सेक्शन 3(2) कुछ और सिचुएशंस भी बताता है जो यौन उत्पीड़न मानी जा सकती हैं। अच्छा, वो क्या है? जैसे मान लीजिए नौकरी में तरजीह देने का वादा करना, चाहे इशारे में हो या खुलकर, या नौकरी से निकालने की धमकी देना, या फिर एक डराने वाला धमकाने वाला माहौल बना देना। हाँ, हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। या ऐसा बर्ताव करना जिससे महिला की हेल्थ या सेफ्टी पर बुरा असर पड़े, ये सब इसमें आ सकता है। ये परिभाषा तो वाकई काफी डिटेल्ड है। तो अगर किसी महिला को ऐसा कुछ अनुभव होता है जी, तो अगला कदम क्या है? वो शिकायत कैसे और कहाँ दर्ज करा सकती है? कोई भी पीड़ित महिला, और इसमें जरूरी नहीं कि वो एम्प्लॉई ही हो, वो क्लाइंट, कस्टमर, ट्रेनी कोई भी हो सकती है। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। हाँ, वो घटना होने के 3 महीने के अंदर लिखित शिकायत दे सकती हैं। सेक्शन 9 में ये लिखा है। 3 महीने के अंदर? हाँ, और अगर घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं तो जो आखिरी घटना हुई उससे 3 महीने गिने जाएंगे। ठीक है। और शिकायत देनी कहाँ है? ये शिकायत या तो ऑफिस की आंतरिक समिति, जिसे हम IC कहते हैं, इंटरनल कमेटी, उसको दी जाती है, या फिर स्थानीय समिति यानी LC, लोकल कमेटी को। और अगर कोई महिला लिख नहीं सकती तो समिति मतलब IC या LC उनकी मदद करेगी। चेयरपर्सन या कोई सदस्य लिखने में सहायता देगा। और हाँ, एक और बात, अगर कोई खास वजह है तो समिति ये 3 महीने की समय सीमा और 3 महीने बढ़ा सकती है। अच्छा, ये भी सुविधा है। आपने इन समितियों का जिक्र किया, IC और LC, ये क्या है, कौन बनाता है इन्हें? देखिए, हर वो जगह जहाँ 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वहाँ एक आंतरिक समिति IC बनाना कानूनन जरूरी है। सेक्शन 4 कहता है ये 10 या ज्यादा कर्मचारी, ठीक है। इसकी जो अध्यक्ष होंगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो कोई सीनियर महिला कर्मचारी होंगी। और कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। सही है। और एक बाहरी सदस्य भी होना चाहिए, जैसे कोई NGO से, या जैसे इन मामलों की समझ हो, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। FAQ भी यही कहता है, चेयरपर्सन महिला, आधे सदस्य महिला और एक बाहरी सदस्य। और अगर कहीं 10 से कम कर्मचारी हुए या शिकायत खुद मालिक के खिलाफ हो, तब? ऐसी सिचुएशन में या जहां 10 से कम लोग हैं, वहां शिकायत स्थानीय समिति यानी LC के पास जाती है। इसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाते हैं। सेक्शन 6 में इसका जिक्र है। ठीक है, समझ गया। तो शिकायत दर्ज हो गई समिति के पास, इसके बाद क्या होता है? क्या आपस में सुलह की भी कोई गुंजाइश होती है? हाँ, सेक्शन 10 के तहत जांच शुरू करने से पहले समिति कोशिश कर सकती है सुलह करवाने की,
अगर पीड़ित महिला चाहे तो। अच्छा। लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना कि इस सुलह में किसी भी तरह का पैसों का लेन देन मतलब मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं हो सकता। ये महत्वपूर्ण है, मतलब कोई दबाव नहीं होना चाहिए पैसों का। बिल्कुल। अगर सुलह नहीं होती या महिला नहीं चाहती तो फिर समिति जांच शुरू करती है और उसे 90 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होती है। 90 दिन, ठीक है। सेक्शन 11 और 13 जांच के दौरान दोनों पक्षों को मतलब शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत है दोनों को अपनी बात रखने का, सबूत देने का पूरा मौका मिलता है। फेयर चांस। जी। और FAQ में भी ये साफ है कि समिति की रिपोर्ट को उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी सरकारी कर्मचारियों के लिए CCRS रूल्स के तहत हुई जांच रिपोर्ट की होती है। और जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है? मान लीजिए आरोप सही पाए गए या अगर शिकायत झूठी निकली। जांच के नतीजों के आधार पर समिति फिर एक्शन के लिए सिफारिश करती है। सेक्शन 13 ये सिफारिश वो नियोक्ता को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देती है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी व्यक्ति पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि उसके वेतन से मुआवजा काटकर पीड़ित महिला को दिया जा सकता है। मुआवजा भी? हाँ। सेक्शन 15 में बताया गया है कि मुआवजा कैसे तय होगा। इसमें महिला को हुई मानसिक पीड़ा, नौकरी का नुकसान, इलाज का खर्च और दोषी की आर्थिक हालत ये सब देखा जाता है। ठीक है। और अगर शिकायत झूठी या जानबूझकर बदनाम करने वाली पाई गई? हाँ, तो सेक्शन 14 के तहत समिति शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आरोप साबित नहीं हो पाए शिकायत को झूठा या दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जाएगा। मतलब सबूत न मिलना और झूठी शिकायत करना ये दो अलग बातें हैं। ये अंतर जरूरी है। अच्छा, इस पूरे मामले में जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नियोक्ता हैं, उनकी क्या भूमिका और जिम्मेदारियां हैं? उनकी जिम्मेदारियां काफी अहम हैं। सेक्शन 19 में बताई गई हैं। सबसे पहले तो एक सुरक्षित माहौल देना। जाहिर है। वर्क प्लेस पर इस कानून के बारे में यौन उत्पीड़न के क्या नतीजे हो सकते हैं, IC के सदस्य कौन है, ये सब जानकारी साफ साफ डिस्प्ले करनी होगी। जानकारी देना। कर्मचारियों और IC सदस्यों के लिए रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग वगैरह करवानी होंगी। समिति को जांच के लिए जो भी जरूरत हो वो सुविधाएं देनी होंगी। हाँ, सहयोग करना होगा। और सबसे जरूरी, यौन उत्पीड़न को सर्विस रूल्स के तहत एक कदाचार यानी मिसकंडक्ट मानना होगा। अगर ये सब नहीं करते नियोक्ता तो उन पर जुर्माना लग सकता है 50,000 रुपए तक का। और अगर बार बार उल्लंघन करते हैं तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ये सेक्शन 26 में है। काफी सख्त प्रावधान है। एक और चीज, ये गोपनीयता का पहलू भी बहुत संवेदनशील लगता है इसमें। उसके बारे में कानून क्या कहता है? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 16 साफ कहता है कि शिकायत की जो डिटेल्स हैं, पीड़ित महिला की पहचान, आरोपी की पहचान, गवाहों के नाम पते, सुलह या जांच की जो भी कार्यवाही हुई, समिति की सिफारिशें और क्या एक्शन लिया गया, इनमें से कोई भी जानकारी पब्लिक में, प्रेस या मीडिया में जाहिर नहीं की जा सकती। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 17 में इसके उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान है। ये इसलिए जरूरी है ताकि पीड़ित बिना किसी डर के, बिना पहचान उजागर होने के डर के आगे आ सके और शिकायत कर सके। हाँ, ये बहुत जरूरी है उनके भरोसे के लिए। तो ये थी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर हमारी बातचीत। ये कानून यकीनन भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण ढांचा है। निश्चित रूप से ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए और शिकायतों के निपटारे के लिए एक सिस्टम मौजूद है। इसमें नियोक्ता, कर्मचारी और समितियां सबकी अपनी अपनी भूमिका है। पर यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या सिर्फ एक कानून बना देना काफी है या जरूरत इस बात की है कि ये जमीनी स्तर पर मतलब असलियत में असरदार तरीके से लागू हो और साथ ही लोगों की सोच में भी वो बदलाव आए? बहुत वाजिब सवाल है ये। खैर, इस जरूरी विषय पर और जानकारी और ऐसे ही विचार विमर्श के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओपिनियन जस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।